चंद्रयान 3 इज डेड। ये मैं नहीं, ये इंडिया टुडे, लाइव साइंस, बिजनेस टुडे, ऐसे कई सारे न्यूज एंड साइंस आउटलेट्स बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं वो भी उस तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। दरअसल जैसे कि आपको पता होगा, 4 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद की सतह पर अपना लास्ट टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर फिर से रीलैंड करवाया था। और इस लास्ट टेस्ट के बाद इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान दोनों को 22 सितंबर यानी कि नेक्स्ट लूनर डे तक स्लीप मोड पर डाल दिया। पर 22 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 को रीएक्टिवेशन सिग्नल भेजने के बावजूद आज 2 हफ्ते बाद भी इसरो का चंद्रयान 3 से कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। इसरो के डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नीलेश देसाई और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ जी, इन दोनों ने यह क्लियर कर लिया था कि इसके रीएक्टिवेट होने के चांसेस सिर्फ 50-50 ही थे, और वो भी सिर्फ 30 सितंबर तक अगर हो पाए तो। सो फ्रेंड्स, ऐसे में यह सवाल आता है हमारे सामने कि क्या आप, मैं, हम सब इस मिशन से जुड़ी सारी उम्मीदें छोड़ दें क्या? आखिर इसरो से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि वो चंद्रयान 3 को फिर से रीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे? एंड अब जो कि वो इसे रीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर चांद की सतह पर पड़े हमारे विक्रम और प्रज्ञान का क्या होगा? एंड अल्टीमेटली फ्रेंड्स, व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस? क्या इसरो का ये चंद्रयान 3 मिशन, जिसको लेकर हम सब भारतीय इतने एक्साइटेड थे, ये अल्टीमेटली वास्तविकता में एक फेलियर साबित हुआ? जब मैं पर्सनली ढूंढ रहा था ना, तब मुझे इसमें बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज मिले जिसमें लॉजिक बिल्कुल जीरो था। तो चलो कंप्लीटली लॉजिकली समझते हैं कि क्या वाकई में हमारा चंद्रयान 3 मिशन इज डेड। सो सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर 22 सितंबर को हुआ क्या था। तो देखो, इसके जवाब में मैं आपके सामने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रखूंगा जो खुद एक सीनियर इसरो ऑफिशियल ने 21 सितंबर को दिया था। उन्होंने एक तरह से यह कहा था कि चंद्रयान 3 के रीएक्टिवेशन को लेकर हम सब जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो लिटरली वेस्ट है, क्योंकि उस उम्मीद को असलियत में बदलने के लिए एक मेजर कंपोनेंट जो चंद्रयान 3 में होना चाहिए था, वो उन्होंने उसमें लगाया ही नहीं था। दरअसल इसरो ने अपने मिशन के लिए जो सोलर पावर्ड बैटरीज यूज की थी, वो सिर्फ -180 डिग्री सेल्सियस जितना ही टेम्परेचर झेल सकती थी, मैं काम कर सकती थी। पर लूनर नाइट के दौरान मून का तापमान अराउंड -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब ऐसे में जब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाला गया, नेचुरली बिना इलेक्ट्रिसिटी के टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। अब इतने कम टेम्परेचर्स में बैटरी में केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस ही रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली इतने कम टेम्परेचर्स में बैटरी में मौजूद आयन से भरा लिक्विड, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वही फ्रीज हो जाता है। अब ऑब्वियसली जब चार्ज पार्टिकल्स ही फ्रीज हो जाएंगे तो उनका फ्लो भी थम जाएगा और उनका मूवमेंट नहीं होगा, तो वो एक दूसरे से टकरा के रिएक्ट भी नहीं करेंगे। यानी कि ऑल इन ऑल ठंड के मारे बैटरी थप पड़ जाएगा, और एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ भी। और इसीलिए इन बैटरीज को, या यूं कहो सभी इक्विपमेंट्स को गर्म रखने के लिए इसरो साइंटिस्टों का यह कहना है कि उन्हें RHU या मोर अप्रोप्रिएटली RTG, जो कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इस नाम के डिवाइस को लगाना चाहिए था। अगर इस डिवाइस को इंक्लूड किया गया होता तो आज हमें विक्रम और प्रज्ञान के रीएक्टिवेट होने की उम्मीद नहीं बल्कि श्योरिटी होती। अब RTG ये डिवाइस आखिर क्या होता है और क्यों इसके होने से हमारा मिशन मेगा सक्सेस हो जाता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो कि इस RTG के ना होने के बावजूद चंद्रयान 3 को स्लीप मोड पर डालने से पहले इसरो साइंटिस्टों ने विक्रम और प्रज्ञान दोनों के रिसीवर्स को ऑन रखा था, इस उम्मीद से कि किसी तरह 14 दिन बाद उनके साथ कम्युनिकेशन को रीएस्टैब्लिश कर लिया जाएगा। और इसीलिए 22 सितंबर 2023 को भी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को रिवाइव करने के लिए अपना पहला अटेम्प्ट कंडक्ट भी किया था। बट देन अगेन उस दिशा में अब तक कोई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स इसरो को नहीं मिले, और डेडलाइन सिर्फ 30 सितंबर तक ही बताया जा रहा था। यानी कि अगर 30 सितंबर तक चंद्रयान 3 स्लीप से नहीं उठा तो एज इसरो साइंटिस्ट पुट इट, विक्रम और प्रज्ञान वहां मून पर बस इंडिया के एम्बेसडर्स बनकर ही रह जाएंगे। यानी कि ऑल इन ऑल इन शब्दों से बस यही फीलिंग आ रही है कि चंद्रयान 3 कोई सेकेंड लूनर डे के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया गया था, बस सिर्फ एक उम्मीद बांध रखी थी कि इन केस वो लूनर नाइट अगर सरवाइव कर जाता है तो हम शायद इस मिशन को कंटिन्यू रख पाएंगे,
विच मीन्स फ्रेंड्स, इस सब से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसा कोई डिवाइस था जिसे लगाने से चंद्रयान 3 लूनर नाइट को सरवाइव कर सकता था, और इसरो के ऑफिशियल्स खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि ऐसे डिवाइस है, तो फिर इसरो ने ये डिवाइस चंद्रयान 3 में क्यों नहीं लगाया? ऐसी क्या भूल हो गई? क्या ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा हैवी था, या फिर बजट का कोई इशू था, या फिर मे बी ये डिवाइस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि ये चंद्रयान 3 के साथ कंपैटिबल ही नहीं था सॉफ्टवेयर वाइज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेल फ्रेंड्स, इन तीनों ही सवाल का मैं सिर्फ एक काउंटर दूंगा। इतना समझ लो कि अगर आप इस डिवाइस की वर्किंग पढ़ोगे ना, तो इसकी सिंप्लिसिटी देखकर आप हैरान हो जाओगे कि इसरो ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देखो, रिसेंटली चाइना के चैंगी 4 मिशन के U2 रोवर ने 14 लूनर डेज में 1.455 किलोमीटर तक का सफर पूरा करके मून पर सबसे लंबे वक्त तक ऑपरेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तब हमें पता चला कि उन्होंने भी अपने रोवर में RTG फिट किया था, जो यूजुअली आउटर स्पेस के हार्श और कोल्ड एनवायरनमेंट्स में स्पेसक्राफ्ट्स और रोवर को हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अब ये रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स इतने सिंपल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है कि उस टेक्नोलॉजी की खोज आज से करीब 200 साल पहले हो गई थी। बेसिकली साल 1821 की मैं बात कर रहा हूं, जब एक जर्मन फिजिसिस्ट थॉमस सीबेक ने देखा कि अगर दो अलग मेटल्स को एक साथ जोड़कर उसके एक एंड को गर्म और दूसरे को ठंडा करे, तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उन दोनों एंड्स के बीच करंट फ्लो होने लगता है, और इस तरह से टेम्परेचर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने को सीबेक इफेक्ट कहते हैं, और ऐसे करंट पैदा करने वाले डिवाइस को थर्मोकपल कहा जाता है। इन्हीं थर्मोकपल्स को अगर हम एक अच्छे खासे नंबर्स में इस्तेमाल करें, तो उससे फिर RTG बनता है। अब नासा तो लिटरली इसे अपने अपोलो मिशन के टाइम से इस्तेमाल करता आ रहा है, और उन्हीं के साथ आज बाकी सभी स्पेस एजेंसीज भी इसे अपने स्पेसक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करती ही है, इंक्लूडिंग द चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA, जिसने अपने दोनों मून मिशंस चैंगी 3 और चैंगी 4 के रोवर्स में इसे फिट किया था। यानी कि फ्रेंड्स, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि ये RTG अगर चंद्रयान 3 में भी लगा होता, तो ये लूनर नाइट के वक्त हमारे विक्रम और प्रज्ञान को जिंदा रखने में एक गेम चेंजर साबित होता। बट फ्रेंड्स, एक सेकेंड, लेट्स होल्ड ऑन ओवर हियर। क्या आपने इस डिवाइस में एक फंडामेंटल फ्लॉ को आइडेंटिफाई किया? इसमें एक मेटल को एक तरफ से गर्म तो दूसरी तरफ से ठंडा करना पड़ता है। अब इसमें ठंडा करना तो चलो आसान है, चांद पर लूनर नाइट में ठंड ही होती है, पर बिना सूरज की गर्मी के आखिर मेटल को गर्म कैसे किया जाए? वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस एक चीज का जवाब समझ गए, तब तो आपको इसरो की मजबूरी भी तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो, इस डिवाइस में हीट जनरेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला एक थर्मोकपल एज ऑब्वियस, और दूसरा एक हीट सोर्स। अब पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट RTG में एक स्पेशल टाइप के थर्मोकपल्स की चेन लगाते हैं, जो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड होती है। बट देन जब बात हीट सोर्स की आती है, उसके लिए इस सर्कुलर पैटर्न में अरेंज थर्मोकपल्स के बीच में एक रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम सोर्स रखा जाता है, जो थर्मोकपल्स को अंदर की तरफ से, यानी कि सिंपली एक साइड से हीट प्रोवाइड करता है। अब मैंने जब कहा कि स्पेशल टाइप के थर्मोकपल्स, तो उससे मेरा क्या मतलब था? तो देखो, नॉर्मल थर्मोकपल में जैसे मैंने बताया था कि आप कोई भी मेटल ले सकते हो, पर जैसे कि आप खुद भी ये जानते हो, आउटर स्पेस एक निर्दयी जगह है। वहां एक अनकैलकुलेटेड डिसीजन महंगा साबित हो सकता है, और इसीलिए साइंटिस्टों ने रेगुलर थर्मोकपल्स में कुछ जरूरी चेंजेस किए। उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन थर्मोकपल्स में एक्सेस नेगेटिव चार्जेस वाले N टाइप और एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस वाले P टाइप सेमीकंडक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। इससे होता यह है कि जैसे ही थर्मोकपल का एक एंड प्लूटोनियम डीके से जनरेटेड हीट की वजह से गर्म होता है, उससे उसके एंड के चार्ज पार्टिकल्स काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं कंपेयर टू इट्स कोल्डर एंड, जहां पर वाइब्रेशन ना के बराबर होता है। इससे होता यह है कि N टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद नेगेटिव चार्जेस और P टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस थर्मोकपल के कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, और इस वजह से RTGs में एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होने लगता है, जो स्पेसक्राफ्ट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को हीट और पावर प्रोवाइड करता है। यानी कि फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, वैसे तो ये डिवाइस काफी सिंपल है, पर इसमें एक रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट मौजूद है। अब ऑब्वियसली इस रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ नेसेसरी तामझाम तो करना ही पड़ेगा। एक पूरे RTG का वेट अराउंड 35 किलोज है, जबकि इसरो के रोवर का खुद का वेट सिर्फ 26 किलो है। सो क्लियरली चांद पर एक्टिवली रिसर्च करने वाले हमारे प्रज्ञान रोवर में इसे फिट करना पॉसिबल ही नहीं था। अब आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ये एक रोवर में फिट नहीं हो सकता, तो फिर चाइना के मून रोवर में इसे कैसे फिट किया गया? तो वेल फ्रेंड्स, दोनों ही मिशंस के ऑब्जेक्टिव्स बहुत
बहुत ही डिफरेंट थे। जरा इसे देखो, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के इस डिटेल्ड प्रेस रिलीज में ही पहले से ही अपने ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट डाउन किए थे। उनके इस मिशन में उन्हें सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव करने थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था विक्रम लैंडर की सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग करवाना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था प्रज्ञान रोवर के कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। एंड देन थर्ड ऑब्जेक्टिव था वहां चांद के साउथ पोल पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। अब इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में से पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियरली बिना किसी सेकंड थॉट के हम कह सकते हैं इसरो ने अकम्प्लिश कर लिए। बट रही बात थर्ड ऑब्जेक्टिव की, तो सिंस उसमें इसरो ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की बात की है, सो ये ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं मीट हुआ है। एंड नाउ इट्स डिबेटेबल कि उन्हें एग्जैक्टली कितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे वर्सेस वो कितने कर पाए। बट यहां तक उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो डेफिनेटली किए हैं। एंड कपलिंग दैट विद द फैक्ट कि दे ऑलरेडी न्यू कि मून नाइट्स में ऐसा हो सकता है कि सिस्टम हमेशा के लिए फ्रीज हो जाए, उसके बाद कभी रीएक्टिवेट ना हो, तो उतने ही दौरान में जितने एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं कर लिया जाए। प्रोबेबली जो भी डेटा उन्हें चाहिए था वो डेटा ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। दिस मिशन वाज एक्चुअली काइंड ऑफ प्रीडेस्टिन्ड टू बी अ शॉर्ट मिशन ड्यू टू इनएडिक्वेसीज ऑफ दी सप्लाईज। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चंद्रयान 3 ने अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं किया, बिकॉज यू सी चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर गया है जो कि कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, जबकि चाइना के रोवर्स चांद के साउथ पोल पर नहीं टहल रहे। अब साइंटिफिक कम्युनिटी में जो भी रिसर्चर किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पर पहला कदम रखता है वो एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ कंडक्ट करता है ताकि उस जगह से जुड़ी एक प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। इसके बाद जब कोई और उस जगह पर वापस जाता है तब ये नए रिसर्चर्स प्रीवियस एक्सप्लोरेशन के बेसिस पर कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाकर आते हैं जिसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी चंद्रयान 3 ने देखा कि चांद के साउथ पोलर सतह पर सल्फर है, तो अब आगे जो मिशंस कंडक्ट किए जाएंगे वो वहां पर जाएंगे, वो वहां की वोल्केनिक एक्टिविटी को डिटेक्ट और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सल्फर मोस्टली वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए ही सतह पर आता है। खैर, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी खोज करनी चाहिए थी, लाइक वहां पर चांद के शुरुआती समय से फ्रीज हुआ पानी या थिया के अवशेष मिलना, तो डोंट वरी, इसरो ने पहले से ही इसका भी एक बैकअप प्लान बनाकर तैयार रखा है इन द फॉर्म ऑफ चंद्रयान 4, जिसमें इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। और इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप यहां पर देखकर समझ सकते हो कि वो मिशन क्या होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अभी भी थोड़ी सी होप बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है, चंद्रयान 3 रिवाइव हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब को नीचे कमेंट्स में लिखना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।